रिया एक सीधी सी लड़की अपने अंदर अतीत के अनेक दर्द भरे राज छुपाए मुंबई शहर में अपनी एक नई दुनिया बसाने की कोशिश में आई। दिखने में इतनी सुंदर और आकर्षक कि कोई एक बार देखे तो बस उसे देखता रह जाए। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें देखने पर ऐसा लगे मानो उसमें खो से जाए। जो मुंबई शहर में अकेली रहती है। परिवार के नाम पर उसका अपना कोई नहीं है सिवाय उसकी दोस्त श्रेया। श्रेया और रिया बचपन की दोस्त थी। बाद में श्रेया के पापा, जो एक बैंक में कर्मचारी हैं, उनका ट्रांसफ़र नासिक हो गया, जिसके बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई अलग अलग हुई। श्रेया पिछले 3 सालों से मुंबई में जॉब करती है। उसका परिवार नासिक में रहता है। श्रेया एक भरे पूरे खुशहाल परिवार से है। मुंबई में श्रेया और रिया पास पास की बिल्डिंग में रहती है। रिया 12 मंजिला बिल्डिंग में चौथे फ्लोर पर रहती है। आज रिया मुंबई शहर में अपनी नई जिंदगी का पहला कदम रखने वाली है। जिस ऑफिस में श्रेया जॉब करती है, वहां इंटरव्यू के बाद आज रिया का पहला दिन है। सुबह सुबह रिया का फोन बजता है। श्रेया फोन पर। रिया, क्या हुआ? कितनी देर से तेरे कॉल पर कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? आज पहले दिन ही ऑफिस में जाने का इरादा नहीं है क्या? रिया, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तू निकल, मैं जल्दी से तैयार होकर निकलती हूँ। ऑफिस में मिलते हैं। श्रेया, चल ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं, बाय। रिया, बाय। फोन कट जाता है। रिया फिर कुछ देर अपने ही ख्यालों में डूब जाती है। फिर जल्दी से तैयार होने के लिए बिस्तर से उठ जाती है। खुद को आईने में देखती है। रात भर ठीक से ना सोने की वजह से आंखें सूजी हुई थी। वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है। श्रेया मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करती थी, जिसे रिया ने ज्वाइन किया है। खुराना ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसका मालिक है राज खुराना। दिखने में बहुत ही आकर्षक, सुडौल व गठीले बदन वाला, पर उसके गुस्से से बड़े बड़े बिजनेसमैन थर थर कांपते। परिवार के नाम पर उसके साथ बस उसकी माँ थी, माधवी खुराना। राज खुराना मुंबई के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका बिजनेस विदेशों में भी फैला है, जिसे बिजनेस वर्ल्ड का किंग कहा जाता है। रिया जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है। ऑफिस के पार्किंग एरिया में कार पार्क करके वो जल्दी जल्दी मेन गेट की तरफ जाती है। वहां उसे श्रेया खड़ी मिल जाती है। श्रेया रिया को दूर से देखकर, हाय रिया, अच्छा हुआ तू राज सर से पहले ऑफिस आ गई, वरना आज पहले दिन ही राज सर के गुस्से की भेंट चढ़ जाती। अब जल्दी चल। दोनों ऑफिस में एंट्री करती हैं। रिया के ऑफिस में एंट्री करते ही सबकी निगाहें उसी पर थम जाती हैं। थमे भी क्यों नहीं, आखिर वो है ही इतनी आकर्षक। और वाइट लूज शर्ट और ब्लैक जीन्स, खुले लंबे बालों में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गौरव, हाय, आई एम गौरव। श्रेया, रिया, ये मेरा फ्रेंड गौरव है। रिया, हाय। गौरव, श्रेया, क्या बात, तेरी दोस्त तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। श्रेया, होगी क्यों नहीं, आखिर दोस्त किसकी है। तीनों हंसते हैं। तभी ऑफिस में हलचल होती है। श्रेया, लगता है राज सर आ गए, जल्दी से काम पर लग जाओ, अगर उन्होंने ऐसे देखा तो आज तो गए। गौरव, रिया, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखा दूँ। रिया, श्योर। रिया उसके साथ चलने लगती है और सोचती है, आखिर है क्या ये राज सर वाली बला, आखिर मैं भी तो देखूं। और अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। गौरव, थोड़ी देर में मैं आकर तुम्हें तुम्हारे काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, फिर तुम अपना काम स्टार्ट करना, और राज सर के सामने जितना कम आओ उतना ही सेहत के लिए अच्छा है। और हंसने लगता है। रिया, ओके। गौरव वहां से चला जाता है। रिया खुद से, चलो, कम से कम यहाँ बिजी रहूंगी तो पुरानी यादें दर्द कम होंगी, और अपने दर्दनाक अतीत के बारे में सोचने लगती है। तभी उसके केबिन में गौरव कुछ फाइल्स के साथ एंट्री करता है और रिया को सारे इंस्ट्रक्शन दे देता है। रिया सब कुछ समझकर अपने कंप्यूटर में काम शुरू कर देती है। रिया अपना काम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी खत्म कर देती है और फिर सोच में डूब जाती है। रिया बचपन से ऐसी नहीं थी। उसके भी एक बहुत प्यार करने वाला परिवार था। रिया एक रिच बिजनेसमैन की बेटी थी, अभिराज शर्मा। रिया की माँ यामिनी शर्मा बहुत ही सिंपल नेचर वाली। इनके नाम से ही रिया को ये नाम मिला। रिया के एक छोटी बहन थी, दीप्ति, 5 साल की छोटी बच्ची, जिसमें रिया की जान बसती थी। और इन दोनों में रिया के माँ पापा की। रिया के पापा उसे पलकों में बिठा के रखती थी। रिया उनके लिए उनके सारे कामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। श्रेया, हेलो मैडम।
आज काम के अलावा सांस भी लेने का इरादा नहीं दिखता है क्या? रिया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आती है। अरे नहीं यार, काम तो कब का ख़त्म कर दिया है, मैं तो बैठी थी। श्रेया मैं तो भूल ही गई थी, तू तो कंप्यूटर है, स्कूल टाइम से ही बहुत फास्ट। हंसने लगती। चलो अब ब्रेक का टाइम हो गया है, कैंटीन में चलकर कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद काम कर लेना। रिया ओके चल। दोनों कैंटीन में जाकर एक खाली बेंच पर बैठ जाती हैं और बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करती हैं। तभी वहाँ गौरव आ जाता है। गौरव क्या बात है श्रेया, तेरी दोस्त ने आज ऑफिस ज्वाइन क्या किया, हम नाचिस को तो भूल ही गए। फिर हंसने लगता है। श्रेया ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस भूख लगी थी तो जल्दी से कैंटीन आ गए, तेरा वेट करने बैठती तो भूख से मर जाती। आजा साथ में खाते हैं। तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। कहने को तो श्रेया और गौरव दोस्त थे, पर दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बस एक दूसरे से कहते नहीं थे। गौरव एक मीडियम फैमिली से है, उसके माँ पापा और एक बड़ा भाई। उसका भाई आर्मी में ऑफिसर है। तीनों खाना खाकर वापस अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। ऑफिस की छुट्टी होती ही श्रेया रिया के पास आ जाती है। श्रेया रिया चल 5 बज गए हैं, सभी चले गए, निकलते हैं। रिया तू घर के लिए निकल यार, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो ख़त्म करके आती हूँ। श्रेया क्या यार, तू भी कोई जॉब के पहले दिन भी ओवर टाइम करता है क्या? आज तो रिलैक्स कर थोड़ा, वैसे भी बाद में तो दिन रात काम करना ही पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, तू जल्दी से अपना काम ख़त्म करके आ जाना, मैं गौरव के साथ जा रही हूँ, वो पार्किंग एरिया में वेट कर रहा है। रिया ठीक है बाय। श्रेया चली जाती है। फिर रिया अपने काम में लग जाती है। अगले 2 दिन में वो ख़त्म करने वाले प्रोजेक्ट्स को और फाइल को वो एक दिन में तैयार कर देती है, जो उसे उसकी ऑफिस ईमेल से दिए गए थे। फिर वो अपने ख्यालों में गुम हो जाती है। डैड इस बार की वैकेशन पर तो पेरिस चलेंगे। रिया अपने पापा से। इतने में नन्ही दीप्ति नहीं पापा, आप मेरी पसंद की जगह चलेंगे, हर बार दीदी की चलती है। यामिनी कोई बात नहीं बच्चा, अगर पापा आपकी रिया दीदी की फेवरेट जगह जाएंगे तो आपकी फेवरेट जगह मम्मा आपको लेके जाएगी। रिया ओ मेरी परी नाराज हो गई, कोई बात नहीं, हम सब आपकी फेवरेट जगह चलेंगे, अब खुश। दीप्ति मेरी दीदी दुनिया की बेस्ट दीदी है, आई लव यू दीदी। रिया लव यू टू बेबी। अभिराज जब तुम दोनों ने प्लान फिक्स कर लिया है तो हम हमारी दोनों गुड़ियों की विश पूरी करेंगे। रिया और दीप्ति दोनों अविराज के गले लग जाती है। इतने में केविन का दरवाजा खुलता है। गार्ड मैडम ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। रिया हाँ, एकदम से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। सॉरी बस 2 मिनट। रिया घड़ी में देखती है और रात के 9:30 बज चुके थे। रिया जल्दी से अपना बैग लेती है और ऑफिस से बाहर जाती है। वहां से वो जल्दी जल्दी पार्किंग एरिया की ओर जाती है। अचानक वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिससे उसके हाथ की फाइलें नीचे गिर जाती हैं। रिया जल्दी से उन्हें उठाने लगती है और सामने देखे बिना फाइल उठाते हुए बोलने लगती है। रिया अंधे हो क्या, सामने इतना बड़ा इंसान निकलते दिखाई नहीं देता? पता नहीं लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं और बिना देखे ही निकल जाते हैं। उसकी बात सुनकर राज की भवें सिकुड़ जाती है। आज तक उससे किसी ने ऐसे बात करना तो दूर, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं की। वो गुस्से में गार्ड को आवाज लगाता है। गार्ड डरते हुए आकर सामने खड़ा रहता है। गार्ड जी साहब। राज कौन थी ये बदतमीज लड़की? अभी अभी ऑफिस से जो निकली है। गार्ड साहब केबिन नंबर 7 की एम्प्लॉय है, आज ही ज्वाइन किया है, रिया सरना नाम है। राज ओके तुम जाओ। गार्ड जी साहब। राज खुद से रिया सरना, आज तक राज खुराना के सामने ऐसी हरकत करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और गुस्से में चला जाता है। रिया अपने घर आकर बेड पर लेट जाती है। इतने में उसका फ़ोन बजता है। श्रेया का कॉल होता है। रिया कॉल पिक करती है। श्रेया घर आ गई रिया मैडम, या आज आप ऑफिस में ही घर बसाने वाली हैं? रिया नहीं यार, घर ही आई हूँ, अभी सारा मूड खराब है। श्रेया क्यों, क्या हुआ? रिया कुछ नहीं, कोई सरफिरा टकरा गया था ऑफिस के बाहर, ऊपर से बदतमीज ने सॉरी भी नहीं बोला। चल कोई ना, अब कुछ खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। श्रेया ओके चल, कल टाइम से ऑफिस आ जाना। रिया ओके बाय गुड नाइट। फ़ोन कट जाता है। रिया किचन में जाकर नूडल्स बनाकर खाती है और सोने चली जाती है। अगले दिन रिया जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है। उसे ऑफिस में सभी थोड़े डरे हुए लगे। वो अपने केबिन में चली गई, तभी श्रेया उसके केबिन में आती है। श्रेया रिया पता है आज राज सर इतना गुस्सा है, लगता है आज किसी ना किसी को सूली पर चढ़ा देंगे।
रिया, ऐसा क्या हो गया? श्रेया, गार्ड बता रहा था कि कल रात किसी लड़की ने राज सर के साथ बदतमीजी से बात की। 1 मिनट, कहीं वो लड़की तू तो नहीं? तू बता रही थी ना कि कोई सरपिरा तुझसे टकरा गया था। रिया, क्या पता यार, मैंने तो कभी राज सर को देखा भी नहीं। श्रेया, रिया, अगर ऐसा हुआ तो आज तुझे राज सर के गुस्से से भगवान भी नहीं बचा सकते। तभी पियून केबिन में आता है। पियून, रिया मैडम, आपको राज सर ने अपने ऑफिस से बुलाया है। रिया, ओके। पियून के जाने के बाद श्रेया, रिया, अब तू क्या करेगी? रिया, तू इतनी टेंशन मत ले। श्रेया, ओके चल, मैं जाती हूँ, बहुत काम है, तू संभाल लेना। रिया, ओके, लंच टाइम में मिलते हैं। श्रेया चली जाती है। फिर रिया जल्दी से राज खुराना के ऑफिस जाती है। राज खुराना का ऑफिस बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर तरीके से सजा और व्यवस्थित है। एक तरफ उसकी बड़ी टेबल, दूसरी तरफ सोफे लगे हुए हैं। रिया गेट नॉक करती है। अंदर से कड़क आवाज आती है, यस कम इन। रिया अंदर जाती है। सामने राज खुराना लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। रिया उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राज खुराना नजरें उठाकर एक बार रिया की तरफ देखता है, फिर वापस अपने लैपटॉप की तरफ नजरें गड़ाते हुए बोलता है, राज, तो मिस रिया सरना ऑफिस में नई एम्प्लॉय हो। आई होप वर्क से रिलेटेड कोई लापरवाही देखने को नहीं मिलेगी। रिया, यस सर, एंड आई एम रियली सॉरी सर। राज, सॉरी सर, व्हाट? बाय द वे, मैंने तुम्हें यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए बुलाया है। मैंने कल की तुम्हारी वर्क प्रोग्रेस देखी एंड यू आर वेरी ब्रिलियंट। अपने आपने अगले 2 दिन के सारे प्रोजेक्ट केवल कुछ घंटों में ख़त्म कर दिए, और वो भी इतने अच्छे से। इसलिए तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट देने के लिए बुलाया है, जिसकी प्रेजेंटेशन कल दिन में है। एक फाइल की तरफ हाथ से इशारा करते हुए, सो तुम्हारे पास कल सुबह 11 बजे तक का टाइम है। प्रोजेक्ट अच्छी तरह कंप्लीट करके कल इन्वेस्टर्स के सामने उसे प्रेजेंट करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज खुराना गलतियां बर्दाश्त नहीं करता है। रिया, ओके सर, और फाइल लेके चली जाती है। केबिन में जाते ही उसके पास श्रेया आती है। श्रेया, क्या कहा सर ने? जॉब से निकाल दिया क्या? रिया, इसमें डरने वाली बात क्या थी श्रेया, तू भी पागल है। सर ने तो बस काम की बात की, ये प्रोजेक्ट फाइल दी है बस, और इसे कल तैयार करके प्रेजेंट करना है। फाइल उसे दिखाते, फालतू में मुझे डरा रही थी। श्रेया फाइल देखते हुए, पागल मैं नहीं, तू है। एक बार इस प्रोजेक्ट की डिटेल देख। इस प्रोजेक्ट को 3 लोग मिलकर भी कल तक नहीं कर सकते। राज सर की चुप्पी कल सैलाब बनकर टूटेगी अगर तूने ये प्रोजेक्ट कल तक पूरा नहीं किया। वो तुझे कुछ सुना भी देते, वो भी अच्छा था इस सजा से। तो अगर कोई गड़बड़ हो गई तो कल इन्वेस्टर के सामने डांटेंगे। रिया, पहले से डरा मत यार, कोशिश तो करने दे, मैं कर लूंगी। ये राज सर सबसे ऐसे ही गुस्से में रहते हैं क्या? श्रेया, नहीं यार, सिद्धार्थ सर से राज सर अच्छे से रहते हैं। राज सर के बेस्ट फ्रेंड हैं, बिजनेस मीटिंग और ऑफिस हर जगह साथ काम करते हैं। राज सर तो सिर्फ सर की सलाह भी लेते हैं और माधवी मैम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो अगर एक बार बोल दें तो उनकी बात नहीं टालते हैं। इन दोनों के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं बना है जो राज सर के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सके। चल ठीक है, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। रिया, नहीं यार, मैं कर लूँगी। अगर गड़बड़ हो गई तो मेरी वजह से तू भी प्रॉब्लम में पड़ेगी। मैं कर लूँगी खुद, पक्का? श्रेया, ठीक, चल, ऑल द बेस्ट। श्रेया के जाने के बाद रिया टेंशन में खुरुस खुराना बातों से तो लगा इससे अच्छा कोई है ही नहीं, और कुछ बोले बिना ही हार्ट अटैक दे दिया। फिर प्रोजेक्ट के काम में लग जाती है। ऑफिस खत्म होने के बाद श्रेया उसे बुलाने आती है। रिया काम बोलकर मना कर देती है और काम में लग जाती है। तभी ऑफिस में सिद्धार्थ शुक्ला आता है। वो राज के ऑफिस की ओर मुड़ने लगता है। तभी उसकी नज़र काम कर रही रिया पर पड़ती है। राज की केबिन में जाकर सिद्धार्थ, हेलो ब्रो। राज, आ गया तू? चल घर के लिए निकलते हैं, मॉम वेट कर रही होगी। सिड, वो सब तो ठीक है, ये बता ये ऑफिस में लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। राज, न्यू एम्प्लॉय है, राज खुराना से बदतमीजी करने की हिम्मत की है। सिट, व्हाट? पर कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। राज उसे सारी बात बताता है। सिट, ये तो बहुत अमेजिंग न्यूज़ है, माधवी आंटी को बतानी पड़ेगी। उनका बेटा जिसके आगे बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, उसे एक लड़की से सुनना पड़ा। राज, चुप कर। उसे उसकी गलती की ऐसी सजा मिलेगी कि लाइफ टाइम याद रखेगी। बस कल तक का इंतजार कर, जस्ट वेट एंड वॉच। सिड, छोड़ ना यार, न्यू एम्प्लॉय है, पता नहीं होगा उसे तेरे बारे में। राज, उसे तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सिड, चल कोई ना, अब घर चलते हैं।
राज और सिड ऑफिस के बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हुए राज एक नज़र रिया की तरफ देखता है। रिया रात की 11 बजे तक ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही होती है। फिर गार्ड, मैडम ऑफिस का मेन गेट लॉक करना है। रिया ओके। रिया अपने लैपटॉप और प्रोजेक्ट फाइल को लेकर घर के लिए निकलती है। घर पहुंचकर बिना कुछ खाए वो अपने प्रोजेक्ट के काम पर लग जाती है। सुबह के 5 बजे तक लगातार काम करके वो उसे पूरा कर देती है। फिर घड़ी को देखते हुए सोचती है अब तो सोने का टाइम नहीं है, प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट भी करना है। वो जल्दी से नहाकर तैयार होकर 2 घंटे पहले ही ऑफिस पहुंच जाती है। तभी उसे श्रेया की कॉल आती है। श्रेया गुड मॉर्निंग रिया, ऑफिस के लिए कब निकल रही है? रिया मैं ऑफिस ही हूँ, तू आ जा। श्रेया ओके बोलकर फ़ोन कर देती है। रिया प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग जाती है। राज ऑफिस पहुंचकर रिया को पहले से ऑफिस में देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में चला जाता है। श्रेया ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले रिया के केबिन की तरफ जाती है। श्रेया हाय रिया, तेरे कल वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? रिया हाँ वो कंप्लीट कर दिया मैंने, अभी उसी की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। श्रेया वाह तू तो ग्रेट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी की हेल्प लिए एक रात में पूरा कर दिया। लगता है रात भर नहीं सोई है। रिया धीरे से रात भर खुद को बिजी रखने के लिए ही तो काम करती हूँ। श्रेया क्या बोल रही है? रिया कुछ नहीं, अभी प्रेजेंटेशन बाकी है। श्रेया इतना कर लिया तो ये प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है हमारी रिया मैडम के आगे। चल मैं भी चलती हूँ, अगर राज सर ने देख लिया तो कहीं तेरी तरह मुझे भी ऐसा काम ना दे दे, मेरे से तो कभी पूरा ना हो पाएगा। मुस्कुराते हुए चली जाती है। सिद्धार्थ राज के ऑफिस से। सिड हाय राज, क्या हुआ तेरे पनिशमेंट का जो तूने रिया मैडम को दिया? राज क्या रिया मैडम लगा रखा है, वो एम्प्लॉय है इस ऑफिस की, बस कोई बॉस नहीं है। सिड ऑफिस की नहीं है पर क्या पता तेरी बन जाए। हंसने लगता है राज तू पिटेगा मेरे से, आज इन्वेस्टर्स के सामने ऐसी इंसल्ट करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी मिस रिया सरना। सिड छोड़ ना यार, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों ले रहा है? राज मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, आज तो भी आएगा कॉन्फ्रेंस हॉल में मेरे साथ, 11 बजे मूवी स्टार्ट होगी। मुस्कुराने लगता है सिड चल ठीक है, मैं कुछ काम खत्म करके आता हूँ, कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलते हैं। रिया अपने प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी करके कुछ देर आंख बंद करके आराम करने बैठती। अविराज रिया बेटा हम सब तुम्हारे बिना कैसे चले जाएं? दीप्ति और तुम्हारे लिए ही तो हम टूर पर जा रहे हैं। रिया पापा पर मेरे कॉलेज के फाइनल्स के एग्ज़ाम भी तो इम्पोर्टेंट है, मैंने कितनी मेहनत की है इस साल भी टॉप करने के लिए, मैं एग्ज़ाम छोड़कर कैसे चली जाऊँ? अविराज बेटा आपके पापा है ना, मैं प्रिंसिपल से बात करूँगा, डोंट वरी। रिया नहीं पापा, मुझे अपनी मेहनत से करना है, प्लीज़ ना। यामिनी आप भी कैसी जिद कर रहे हैं, उसे उसके एग्ज़ाम देने दीजिए, और वैसे भी आप तो जानते हैं रिया ने शुरू से अपनी पढ़ाई को लेके कोई लापरवाही नहीं की है। अविराज तो फिर ठीक है, हम रिया के एग्ज़ाम के बाद चलेंगे, मैं अपनी सारी मीटिंग्स वापस कंफर्म करता हूँ। रिया नहीं पापा, दीप्ति कितनी खुश है टूर की बात से, अभी आप उसे अचानक से मना करेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा, एग्ज़ाम के बाद वापस चल लेंगे। अविराज पर बच्चा। रिया नहीं, आप टूर कैंसिल नहीं करेंगे बस। अविराज ठीक है बेटा, पर अगली बार आपकी कोई जिद नहीं चलेगी। रिया ओके पापा, पक्का अगली बार बस आपकी चलेगी। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है, रिया की नींद टूटती है। पियोन मैडम राज सर ने आपको प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया है। रिया ओके। रिया अपना लैपटॉप और प्रोजेक्ट फाइल लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगती है। कॉन्फ्रेंस हॉल में एंट्री करके रिया गुड मॉर्निंग एवरीवन। राज खड़ा होकर इन्वेस्टर्स को बोलता है। राज मिस्टर चोपड़ा, आज के हमारे प्रेजेंटेशन मिस रिया सरना देंगी, आई होप आप हमारे इस प्रोजेक्ट को पसंद करें और इस पर काम करेंगे। राज और सिद्धार्थ पास पास बैठे थे। राज सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान देता है। रिया अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। वो इतने कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट की डिटेल्स प्रोजेक्टर पर प्ले करके साथ में समझाते हुए सबके सामने बोल रही थी कि एक बार तो बिजनेस वर्ल्ड का किंग राज खुराना भी दंग रह गया। रिया इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रही थी मानो वो ये काम सालों से कर रही हो। इस बार सिद्धार्थ राज की तरफ देखकर मुस्कुराया। प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद रिया ने जब थैंक यू एवरीवन बोला तब सबका ध्यान टूटा। फिर मिस्टर चोपड़ा खड़े होकर रिया की तारीफ करते हुए बोले, मिस्टर खुराना
इस प्रोजेक्ट पर काम करके हमें बहुत खुशी होगी। हमें तो आपसे जलन हो रही है कि आपके पास इतने ब्रिलियंट एम्प्लॉय हैं। राज, थैंक्स मिस्टर चोपड़ा। तो आप इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दें। मिस्टर चोपड़ा हामी भरकर हॉल से निकल जाते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ रिया से बोलता है, सिद्धार्थ, गुड जॉब मिस रिया। एक दिन में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करना सबके बस की बात नहीं होती है। रिया, थैंक्स सर। सिद्धार्थ राज से, ब्रो अब तो भी थोड़ी तारीफ कर ही दे। राज सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से देखते हुए, नाइस मिस रिया, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। मैं अपने एम्प्लॉय से ऐसे ही उम्मीद रखूंगा। आई होप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी तुम ऐसे ही प्रोग्रेस करोगी। रिया, थैंक्स सर। रिया के जाते ही सिद्धार्थ राज से, सच में तूने ऐसी ही उम्मीद की थी। मुझे तो लगा तूने तो स्क्रिप्ट में भी लिखी होगी उसकी इंसल्ट करने के लिए। राज, चुप कर। सिद्धार्थ, कुछ भी कहो, लड़की में दम तो है जो तेरे सामने खड़े होने की हिम्मत रखती है। राज, तेरी ये गलत फहमी भी मैं जल्द दूर कर दूंगा। सिद्धार्थ, देखते हैं, अब चले। दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। रिया, श्रेया और गौरव तीनों ऑफिस के बाहर। गौरव, आई कांट बिलीव कि राज सर ने तेरी तारीफ की। श्रेया, हाँ यार, बल्कि मुझे तो लगा कहीं आज तुझे लंबा चौड़ा भाषण न सुनना पड़ जाए। रिया, अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या वहां रिकॉर्डिंग करने बैठती? जो था वो मैंने बता दिया। श्रेया, चल कोई ना, अब घर चलते हैं। श्रेया और गौरव साथ में निकलते हैं। रिया अकेली पार्किंग एरिया की तरफ गाड़ी के पास जाती है। गाड़ी में बैठने लगती है। उसका ध्यान टायर की तरफ गया। कार का टायर पंचर था। रिया पैदल ही ऑफिस के बाहर निकलती है और मेन रोड की तरफ जाने लगती है। वहाँ कैब का वेट करने लगती है। तब गाड़ी लेकर जाते सिद्धार्थ की नज़र उस पर पड़ती है। वो गाड़ी रिया के साइड में रोककर पूछता है, सिद्धार्थ, क्या हुआ रिया, कोई प्रॉब्लम है? रिया, नहीं सर, बस वो कार का टायर पंचर हो गया है, इसलिए कैब का वेट कर रही हूँ। सिद्धार्थ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? रिया टाइम देखकर सोचती है कि अभी हेल्प लेना ही सही रहेगा। उसे रात भर जागे रहने की वजह से बहुत नींद आ रही थी। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। रिया चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। राज गाड़ी चलाते हुए, मुंबई में किसके साथ रहती हूँ? मतलब तुम्हारी फैमिली सब यहीं रहते हैं? रिया, नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। 1 हफ्ता हुआ है अभी मुंबई आए। सिड, और तुम्हारी फैमिली? रिया अपने आंसू रोकते हुए, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। एक अंकल हैं, बस वो बिजनेस के लिए बाहर रहते हैं। उनका नाम देवराज सरना है। सिड, अच्छा, और तुम्हारे मम्मी पापा? रिया, वो अब नहीं है। सिड, आई एम सॉरी। इस बीच उसका ध्यान रिया की तरफ गया। उसे लगा उसने रिया की कोई दुखती नस पर हाथ रख दिया। रिया गाड़ी रुकवाते तो बस यहीं। सिद्धार्थ गाड़ी रोक देता है। रिया के जाने के बाद सोचता है, राज की इस गुस्सैल जिंदगी को यही बदलेगी। मुस्कुराते हुए चला जाता है। अगले दिन राज सभी एम्प्लॉयज की मीटिंग करता है। राज, गुड मॉर्निंग। सभी को एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। हमारी फॉरेन से एक बड़ा बिजनेसमैन देवेश गौतम हमारी कंपनी से बिजनेस रिलेशनशिप के लिए इंडिया आ रहा है। हम उनके साथ बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी इसमें पूरी मेहनत करेंगे। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिद्धार्थ राज से, भाई मामला क्या है? राज, मतलब मैं समझा नहीं। सिद्धार्थ, ये कौन सी नई चाल है तेरे रिया के लिए? राज, ये कोई चाल नहीं है, सच में। 1 मिनट, यह आइडिया पहले क्यों नहीं आया रिया को सबक सिखाने का? आई थिंक इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुझे उसे ही देनी चाहिए। इतने हाई लेवल का प्रोजेक्ट बिना किसी की गाइड के पक्का वो गड़बड़ करेगी और मुझे उसे सबक सिखाने का मौका मिलेगा। आखिर उसे भी तो पता चले उसने राज खुराना से पंगा लिया है। सिद्धार्थ, राज, नोक झोंक अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, इससे अपनी ही कंपनी का लॉस होगा। और वैसे भी इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी रिया की जो तू उसे ऐसी सजा दे दे। राज, वो सब पर तू ध्यान मत दे, और राज खुराना हूँ मैं, ऐसे छोटे मोटे लॉस पर ध्यान नहीं देता। चल अब ज़्यादा मत सोच। और 3 दिन बाद देवेश गौतम यहाँ आएगा। उससे डील करने पहले मैं जाऊँगा। बाद में प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस में मीटिंग रखेंगे। सिद्धार्थ, ओके, मैं चलता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। राज, क्या बात है, आज बहुत ज़रूरी काम है? मुझे भी तो बता यार। सिद्धार्थ, कुछ नहीं यार, वो मेरी गर्लफ्रेंड कल इंडिया आ रही है, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना है। राज, राज नाम मेरा है, पर बातों का राज तो तू रखता है। चल कोई ना, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सिद्धार्थ, ओके चल। दोनों निकलते हैं।
उधर रिया घर पहुंचते ही उसके फ़ोन बजता है। रिया फ़ोन देखती है, साक्षी नाम देखते ही वो मुस्कुराती है, फ़ोन उठाती है। रिया, इतने दिनों में मैं कैसे याद आई? साक्षी, मैं तो रोज़ ही याद करती हूँ, तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है। रिया, सॉरी यार, वो नई जॉब है ना, इसलिए थोड़ा बिजी हो गई। साक्षी, चल कोई बात नहीं, मैं कल इंडिया आ रही हूँ तेरे पास। रिया, सच? आजा, मैं एयरपोर्ट तुझे लेने आ जाऊंगी। फ्लाइट का टाइम बता देना। साची, नहीं, तू लेने मत आना, तू बस मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं आ जाऊंगी। रिया, पर क्यों? मैं आ रही हूँ ना लेने। साची, एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया है, वो मुझे लेने आएगा, तू मत आना प्लीज़। बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया है, तुझसे मिलने के बहाने उससे भी मिल लूंगी। रिया, अब समझ आई, तू अचानक मेरे से मिलने कैसे आ रही है। चल, मैं मजाक कर रही थी, मैं एड्रेस भेज रही हूँ, तू ध्यान से आना। साची, ओके बाय। रिया, बाय, टेक केयर। फोन कर जाता है। रिया अतीत की यादों में खो जाती है। साची रिया के अंकल की बेटी थी। पहले दोनों साथ ही रहते थे, फिर एक हादसे के बाद रिया की जिंदगी भी बदल गई। रिया के अंकल उसके पापा के छोटे भाई थे। दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस को ऊंचाइयों तक बढ़ाया। फिर अविनाश सरना और उनके परिवार के साथ हुए हादसे के बाद सब बिखर गया। उस हादसे के 2 साल बाद तक रिया उसके अंकल के पास रही, पर इन सब से वो टूट गई थी, इसलिए वो इंडिया रहने आ गई। तभी एक मैसेज से रिया का ध्यान टूटा। श्रेया का मैसेज था। रिया मैडम, भूली तो नहीं है ना, आज गौरव की बर्थडे पार्टी है उसके घर, मैं तुझे आधे घंटे में लेने आ रही हूँ। रिया मैसेज पढ़कर तैयार होने के लिए उठ जाती है। थोड़ी देर में श्रेया उसे पिक करने आती है। फिर दोनों गौरव की बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाती हैं। दोनों गौरव के बर्थडे पार्टी में पहुंचती हैं। रिया और श्रेया को अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार से मिलवाता है। उसके बाद गौरव माइक लेकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। गौरव, आप सभी को आज मैं अपने बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन में एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। श्रेया श्रेया ये सुनकर हैरान हो जाती है, पर वो हिचकते हुए स्टेज तक जाती है। गौरव घुटनों के बल बैठ जाता है। अपनी जेब से अंगूठी निकालकर श्रेया से पूछता है, श्रेया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर श्रेया और गौरव के परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। फिर गौरव कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। श्रेया खुशी से अपना हाथ आगे कर देती है और गौरव से कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। शुरुआत में गौरव के परिवार वाले हैरान हो जाते हैं, पर बाद में खुशी से श्रेया को आशीर्वाद देते हैं तथा 1 महीने बाद उनकी शादी भी फिक्स कर देते हैं। फिर गौरव का बर्थडे सेलिब्रेशन करके श्रेया और रिया वापस घर जाते हैं। रास्ते में रिया, श्रेया, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, मुझे तो कभी बताया ही नहीं, और आज शादी फिक्स हो गई। चल कोई ना, देर से ही सही, पर मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुझे एडवांस में मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। श्रेया, मेरी तो फिक्स हो गई मैडम, पर तुम्हारा क्या है? तुम कब गुड न्यूज़ दे रही हो मुझे? रिया बात पलटते हुए, अच्छा तुझे पता है, कल साक्षी आ रही है इंडिया। श्रेया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चल, तेरा फ्लैट भी आ गया, कल ऑफिस में मिलते हैं, बाय। रिया फ्लैट में चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में एंट्री करती ही पियोन, रिया मैडम, आपको राज साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है। रिया, ओके। रिया राज खुराना के ऑफिस में जाती है। सर, रिया, सर आपने मुझे बुलाया? राज, यस, कम इन रिया, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। जैसा कि मैंने कल सबको बताया था, बड़े बिजनेसमैन के साथ हमारी कंपनी डील करने वाली है। इस डील से रिलेटेड प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तुम करोगी, इसलिए इस प्रेजेंटेशन की अच्छे से तैयारी करना। इस प्रेजेंटेशन में कोई भी गड़बड़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डील है। और वो रिया को एक फाइल पकड़ा देता है जिसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। ये फाइल लेकर रिया ऑफिस के बाहर निकल जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है, आखिर खड़ूस खुराना अपने आप को समझता क्या है? बॉस है तो उसका मतलब क्या कुछ भी करेगा? हमेशा चप देखो चप, अपना हुक्म चलाने में रहते हैं। वैसे बड़बड़ाती हुई रिया सामने आ रहे सिद्धार्थ से टकरा जाती है। सिद्धार्थ, क्या हुआ? आज किसकी कयामत आई है जो इतने गुस्से में निकली हो? रिया हड़बड़ाती, सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था। सिद्धार्थ, कोई बात नहीं। रिया आगे निकलकर सोचती है, एक तरफ वो खरोच खुराना है जिससे एक बार क्या टकराई मानो मैंने कोई पाप कर दिया, और एक तरफ सिद्धार्थ सर है जो इतनी शांति से जवाब देते हैं। ऐसा सोचते हुए अपने केबिन में आकर काम करने लग जाती है। शाम के 6 बजे ऑफिस से निकलती है
और घर पहुंचती है। फिर वो साक्षी को कॉल लगाती है। साक्षी फ़ोन उठाती है। रिया, हेलो साक्षी, कहाँ है तू? अभी आई नहीं? साक्षी, हाँ रिया, मैं बस आधे घंटे में पहुंचती हूँ। रिया, ओके बाय। और तेरी फ्रेंड को भी ले आना साथ में। हंसने लग जाती है और फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटते ही रिया के चारों ओर फिर वही मायूसी छा जाती है। फिर वो तैयार होकर 3 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में डोरबेल बजती है। रिया दरवाज़ा खोलते ही हैरान हो जाती है। सामने साक्षी और सिद्धार्थ खड़े थे। रिया साक्षी से, तो ये था इंडिया वाला फ्रेंड। तीनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद रिया और साक्षी के साथ डिनर करके सिद्धार्थ उन्हें बाय बोलता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। रिया साक्षी से, यार तूने तो बताया ही नहीं कि तू सिद्धार्थ सर के साथ रिलेशन में हो। साक्षी, मुझे क्या पता था कि यही तेरे सिद्धार्थ सर है। ये तो मुझे यूएसए में मिला था, पापा के बिजनेस पार्टनर है। पापा से याद आया, उन्होंने बोला था तो एक बार उनसे बात कर लेना। रिया, ठीक है, मैं अभी बात कर लेती हूँ अंकल से। रिया अपने अंकल की कॉल लगाती है। रिया के अंकल फ़ोन उठाते हैं। रिया, अंकल कैसे हैं आप? देवराज फ़ोन पर, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। साची बता रही थी, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? देवराज, हाँ बेटा, अभी तुम यहाँ रह नहीं रही थी। भाई साहब के जाने के बाद एक तुम ही तो हो हमारे लिए उनकी आखिरी निशानी। अब भाई साहब को तो शुरुआत से इंडिया में ही रहना पसंद था, इसलिए कभी यूएस से नहीं आए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अपना सारा बिजनेस इंडिया में ही शिफ्ट करेंगे और आपके साथ रहेंगे। रिया, जैसा आप ठीक समझे अंकल। अच्छा, साची पहुँच गई है? देवराज, ठीक है बेटा। रिया फ़ोन रख देती है। साची फ्रेश होकर आती है। फिर रिया और साची कुछ देर बातें करती हैं। उसके बाद रिया साची को सोने क्यों बोलकर अपने रूम में चली जाती है और अपना ऑफिस का काम करने लग जाती है। काफ़ी देर काम करने के बाद जब वो लगभग ख़त्म होने वाला होता है तो वो लैपटॉप बंद करके लेट जाती है। ऐसे ही वो दिन भी आ जाता है जिसके लिए रिया दिन रात जाग कर इतनी मेहनत कर रही थी। अगले दिन रिया ऑफिस जल्दी पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो जल्दी अपने प्रोजेक्ट की कॉपी कर उसके प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गई। तब सिद्धार्थ कुछ लोगों को लेकर उन्हें राज के ऑफिस की तरफ ले जा रहा है। उनमें सबसे आगे एक लंबा आदमी जिसने सनग्लासेस पहन रखे थे, दिखने से लग रहा था कि वो ही देवेश गौतम है। थोड़ी देर में पियोन रिया को हॉल में जाने के लिए बोलने आया। रिया जल्दी से प्रेजेंटेशन हॉल की तरफ मुड़ी। हॉल में एंट्री कर वो प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ी और अपना प्रेजेंटेशन देने लगी। देवेश की नज़रें अजीब तरीके से रिया को घूरने लगी, पर रिया ने उसे इग्नोर कर अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने लगी। फिर एक बार हॉल रिया की तारीफों से गूंज उठा। देवेश रिया के पास आकर, हाय मिस रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रिया बेमन से हाथ मिलाते हुए, हाय। राज और देवेश ये डील साइन कर लेते और इस खुशी में राज अपने घर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इसका इनविटेशन सभी एम्प्लॉय को मिल जाता है। सबके जाने के बाद रिया घर जाने के लिए ऑफिस के बाहर निकलती है। वहां उसे अचानक देवेश दिखाई देता है। देवेश रिया के पास आकर, हेलो मिस रिया, आपके ऑफिस में सही से बात नहीं हो पाई तो मैंने सोचा यहाँ मिलने आपसे। रिया उसकी तरफ बिना देखे, हेलो। देवेश, तो क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलना पसंद करेंगे? रिया, नो थैंक्स, मुझे ज़रूरी काम है। देवेश, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है? कुछ ज़रूरी वक्त हमारे साथ भी बिता लो। रिया गुस्से पर काबू करने की कोशिश करते हुए, मुझे चलना चाहिए, और कार की तरफ बढ़ने लगी। देवेश रिया का रास्ता रोककर, रुक तो जाइए, आप तो बुरा मान गई। अब क्या करूं, घुमाकर बात करने की आदत नहीं है मुझे। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है तो वो मैं छोड़ता नहीं, और हमारा दिल आ गया है आप पर। अब जो हमें चाहिए वो तो हम हासिल करके ही रहते हैं। तो आप अपनी इच्छा बताइए, आपको क्या चाहिए, सब देंगे। रिया इतने में देवेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद देती है। रिया, दोबारा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश भी की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। एंड बाय द वे, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसकी तुम कीमत लगाओ। दोबारा मेरे आसपास भी मत दिखाई देना, और दोबारा ऐसी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर रिया वहाँ से चली जाती है। दूर से सिद्धार्थ ये सब देख रहा था। देवेश की बदतमीजी देखकर उसका खून खौल रहा था, पर रिया के करारा जवाब देखकर वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद देवेश, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा।
तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इतनी आसानी से। इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कल की पार्टी में तुम्हारी बर्बादी तुम हमेशा याद रखोगे। फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। रिया गुस्से में घर आती है और बैग को एक साइड पटक कर गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है। घर आकर रिया श्रेया को फोन करती है। श्रेया एक रिंग में फोन उठा लेती है। श्रेया, क्या कर रही है? आज तो तूने कमाल कर दिया। पहली बार राज सर ने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करने का जिक्र किया है। रिया, भाड़ में गई पार्टी। अभी मेरा खून खौल रहा है। श्रेया, क्यों, क्या हो गया? रिया उसे ऑफिस के बाहर हुई सारी बात बता देती है और श्रेया से कहती है, रिया, मैं सोच भी नहीं सकती कि देवेश गौतम इतना कमीना इंसान निकलेगा। मेरा मन तो कर रहा था कि उसको इतने थप्पड़ लगाती कि जिंदगी में किसी लड़की से ऐसी बदतमीजी करने की सोचता भी नहीं। श्रेया, बात तो तू सही कह रही है। तूने राज सर या सिद्धार्थ सर से इस बारे में शिकायत क्यों नहीं की? रिया, छोड़ ना यार, अब बात को इतना बढ़ाने से क्या फायदा। आज की पार्टी के बाद वो वैसे भी वापस चला जाएगा। उसकी वजह से फालतू में दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है। श्रेया, तू ठीक कह रही है, चल अब पार्टी में मिलते हैं। वैसे साक्षी भी आ रही है ना तेरे साथ? रिया, हाँ, वो बता रही थी कि मुझे सिद्धार्थ पिक करने आएगा घर। श्रेया, चल ठीक है, मुझे भी अभी गौतम के घर जाना है। मम्मी जी ने मुझे बुलाया है। गौतम के बड़े भैया की होने वाली वाइफ भी आ रही है, शाम को मिलते हैं। फोन कट जाता है। थोड़ी देर में साक्षी रिया के पास आती है। साक्षी, रिया, चल ना, शाम की पार्टी के लिए शॉपिंग करते चलते हैं। रिया, अपना मूड ठीक करके, हाँ चलते हैं। दोनों मॉल में जाती हैं। साची पार्टी के लिए ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन पसंद करती है और रिया लाइट पिंक गाउन लेती है। इसके बाद दोनों छोटी मोटी शॉपिंग करके वापस घर आती हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ राज के पास आता है। सिद्धार्थ, यार, ये देवेश गौतम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसकी हरकतें मेरे बर्दाश्त के बाहर है। राज, क्यों, क्या हो गया? और वैसे भी वो भी बिजनेसमैन है। आज की पार्टी के बाद वैसे भी वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता, मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। सिद्धार्थ, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम की पार्टी में मिलते हैं। राज, अब तू कहाँ जा रहा है? सिद्धार्थ, मैं शाम को साक्षी को और रिया को पिक करते हुए तुझसे पार्टी में मिलता हूँ। राज, चल ठीक है। देवेश होटल के कमरे में सारे सामानों को गुस्से में तोड़ फोड़ करता है और सोचता है, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। मेरी पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है। आज इसकी ऐसी हालत करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। फिर किसी को फोन करता है देवेश फोन पर, काम आज शाम को ही हो जाना चाहिए। तुम्हें इस काम के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। फोन पर आवाज आती है, ओके बॉस, और फोन कट जाता है। देवेश फोन को एक साइड में रखकर कुटिलता से मुस्कुराता है और खुद से कहता है, लिया बेबी, आज की ये पार्टी तुम कभी नहीं भूलोगी। श्रेया गौरव के साथ शाम को पार्टी के लिए निकलती है और साची और रिया भी सिद्धार्थ के साथ पार्टी में जाती है। रिया ने लाइट पिंक कलर का शॉर्ट स्लीव गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब राज की नजर रिया पर पड़ी तो वो एक बार तो उसकी नजरें भी रिया पर थम गई। दूसरी तरफ देवेश रिया को घूर रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में रिया, श्रेया और साक्षी एक सोफे पर बैठ जाते हैं। एक वेटर उनके पास आता है। तीनों जूस लेकर पीती है। देवेश उस वेटर को अपनी तरफ बुलाकर एक नोटों की गड्डी उसकी ट्रे में रख देता है और मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर में रिया को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती है तो वॉशरूम जाने को बोलकर उठकर चली जाती है। रिया वॉशरूम से निकलकर बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है और थोड़ी देर वहीं बैठ जाती है। तभी अचानक कोई उसके मुंह पर रुमाल रख देता है और उसे जबरदस्ती एक ब्लैक कलर की वैन में डाल देता है। रिया बेहोशी में कुछ समझ नहीं पाती है। एक गार्ड ये सब देख लेता है। वो जल्दी से वैन को रोकने के लिए भागता है पर वो निकल जाती है। गार्ड वैन का नंबर नोट कर लेता है। उधर जब रिया बहुत देर तक नहीं आती तो श्रेया और साक्षी उसे ढूंढने लगती है। गार्ड भागते हुए राज के पास आता है और राज को सारी बात बता देता है। राज जल्दी से सिद्धार्थ को अपने पास बुलवा के और सिद्धार्थ को इस बारे में बताता है। राज, जल्दी से तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो और इस वैन के नंबर की लोकेशन ट्रेस करवाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ऐसा कौन कर सकता है। सिद्धार्थ, मुझे पता है ये किसका काम है और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राज, तुम्हें कैसे पता? सिद्धार्थ उसे ऑफिस के बाहर हुई सारी बात बता देता है। राज गुस्से से तिलमिला जाता है। राज, उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे ऑफिस के लोगों से ऐसी बदतमीजी की? और अब तो उसने हद कर दी।
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिद्धार्थ उसे रोकता है। सिद्धार्थ, अभी उससे कुछ भी करना बेकार है। अगर ये उसी का काम हुआ तो रिया की जान खतरे में पड़ सकती है। हमें पहले रिया को ढूंढना पड़ेगा। राज, तू सही कह रहा है। जल्दी से उस वैन की लोकेशन ट्रेस करवा कर मुझे बता। सिद्धार्थ फोन लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो सामने साक्षी और श्रेया को देखता है। साक्षी जोर जोर से रोने लग जाती है। सिद्धार्थ, साक्षी, रिया को कुछ नहीं होगा। साक्षी, प्लीज रिया को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। राज, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बहन को सही सलामत लेकर आऊंगा। राज एसीपी को फोन करता है और बोलता है, राज, मैं कुछ नहीं जानता, बस वो किडनैपर्स बचने नहीं चाहिए और रिया को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। और ये तो सब जानते हैं कि राज खुराना जो बोलता है ये करता है। जल्दी से मुझे उस वैन की लोकेशन सेंड करो। एसीपी, जी सर, हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे। थोड़ी देर में राज के फोन में उस वैन की लोकेशन आ जाती है और वो बिना सिद्धार्थ को बताए गाड़ी लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक जंगल के बीच बने खंडहर में रिया के हाथ पैर बांधे हुए हैं और उसके चारों तरफ 3-4 लोग नकाब बांधकर पहरा दे रहे थे। उनमें से एक का फोन बजता है। वो जल्दी से सभी को चुप रहने का इशारा करता है। बोला, बॉस को फोन है, सब चुप हो जाओ। वो वीडियो कॉल उठाता है, कैमरा रिया की तरफ कर देता है। उधर फोन पर देवेश रिया को देखकर हंसता है और बोलता है, देखा रिया बेबी, कैसी हालत कर दी मैंने तुम्हारी। बस थोड़ी देर और मैं वहां तक तुम्हारी बर्बादी। और हंसकर फोन काट देता है। थोड़ी देर में रिया को होश आ जाता है। वो अपने आसपास देखकर बहुत डर जाती है, पर शांत रहने की कोशिश करती है। अपने बंद हाथों से आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तब उसके हाथों में कोई नुकीली चीज आ जाती है। चुपचाप आंखें बंद करे वो रस्सी को काटने की कोशिश करती है। उसके चारों तरफ पहरा देने वाले वो गुंडे थोड़ी देर में एक जगह बैठ जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। उनमें से एक, अरे, जब तक ये लड़की बेहोश है तब तक हम आराम फरमा लेते हैं। जैसे बॉस आएंगे उन्हें इस लड़की को सौंप देंगे, हमारा काम खत्म हो जाए और इसकी मोटी रकम मिलेगी। सभी हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ राजगाड़ी को जंगल के बीचों बीच रास्ते में तेज दौड़ाता है। साथ में वो सब कुछ सोचता रहता है कि कैसे उसने शुरुआत से रिया को परेशान करने की कोशिश की है। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। शायद ये आंसू रिया के लिए थे। वो गाड़ी को एक तरफ रोककर फोन में लोकेशन देखते हुए जंगल में चलने लगता है। दूसरी तरफ देवेश वहां आ जाता है। जल्दी से सभी गुंडे खड़े हो जाते हैं। देवेश रिया के पास जाता है और हंसते हुए बोलता है, कैसी हो रिया बेबी, अभी तक तो सो रही हो, मैं आ गया। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखो। फिर वो सभी गुंडों को उस पर नजर रखने को बोलकर चला जाता है। देवेश, चलो थोड़ी तुम्हारे जाने वालों के सामने उनको सांत्वना दे दी जाए। हंसते हुए वहां से चला जाता है। सभी गुंडे देवेश के जाते ही वापस अपनी मस्ती में खो जाते हैं। रिया फिर जल्दी जल्दी रस्सी काट कर वहां से मौका देकर भागने लगती है, पर एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है। वो चिल्लाता है, अरे वो लड़की भाग गई, जल्दी से पकड़ो। अगर वो उसका पता चल गया तो मोटी रकम तो दूर की बात है, हमारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। सभी रिया के पीछे भागते हैं। रिया भाग कर जंगल में चली जाती है और थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के पीछे मुंह दबाकर बैठ जाती है। सभी गुंडे वहां आसपास रिया को ढूंढने लगते हैं। तभी उनमें से एक उसी पेड़ के पास जाने लगता है। वो वहां पहुंचकर रिया को देखता है। उससे पहले कोई रिया के पीछे से उसका मुंह दबाकर उसे पास की झाड़ियों की ओट में ले जाता है। रिया को समझ नहीं पा रही थी कि मन ही मन वो घबरा जाती है और उसके पीछे देखने की हिम्मत नहीं होती है। थोड़ी हिम्मत बटोर कर वो देखती है तो राज होता है। उसे देखकर रिया की जान में जान आती है। रोती हुई रिया उसके गले लग जाती है। राज कुछ बोलता नहीं है। वो रिया को चुप कराने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में जब रिया चुप हो जाती है तो वो राज से दूर हो जाती है। धीरे से सॉरी बोलती है। राज चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों के पीछे से वहां से थोड़ी दूर ले जाता है और जंगल के रास्ते जाने लगता है। रिया चुपचाप राज के पीछे पीछे चलने लगती है। चलते चलते बहुत देर हो जाती है तो रिया थक कर बैठ जाती है। रिया, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। राज, यहाँ कोई पिकनिक पर नहीं आई हो, चुपचाप चलो, रास्ता भी नहीं मिल रहा है। रिया, थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है। राज, वापिस उन किडनैपर से मिलने का इरादा हो तो शौक से रुको। रिया गुस्से में उठकर वापिस उसके साथ चलने लगती है और धीरे से बोलती, खड़ूस कुमार यहाँ भी ऐसे रोक झाड़ रहा है, मानो ये जंगल भी इसका ऑफिस हो।
राज जोर से बोलता है। तुम धीरे भी बहुत जोर से बोलती हो, सुना मैंने। रिया चुप हो जाती है और उसे घूरने लगती है। जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है। रिया, अब तो कहीं रुक सकते हैं राज, देखते हैं। कहाँ रुके, अब तो हम उनसे दूर भी आ गए हैं, शायद वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। तब उन्हें कहीं से पानी गिरने की आवाज आती है। थोड़ी दूर पर एक झरना था। वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही देवेश को पता चलता है कि रिया भाग गई है, वो उन गुंडों पर भड़क जाता है। देवेश फोन पर, वो भाग रही थी तब तुम सब कहाँ थे? सब के सब निकम्मे हो। तुम सब जानते हो ना तुम्हारी इस गलती की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है। अगर रिया जंगल से निकलकर यहाँ तक पहुँच गई तो तुम्हारी लाशें तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच पाएंगी। अब जाकर ढूंढो उसे, पूरा जंगल छान मारो, बच के नहीं निकलनी चाहिए। मैं आता हूँ वहाँ। देवेश फोन रख देता है और उन सभी गुंडों के माथे पर पसीना आ जाता है। वो सभी सोचते हैं अगर अपनी जान की खैर मनानी हो तो किसी भी हालत में उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा, और सभी जंगल के अंदर ढूंढने में लग जाते हैं। राज और रिया वहीं रुक जाते हैं। राज आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर आग जला लेता है। रिया चुपचाप उसे देख रही है। रिया सोचती है इस खड़ूस खुराना को इतना सब कैसे आता है। फिर वो आग के पास बैठ जाती है। उसे सर्दी लगने लगती है, पर आग के पास बैठने से अच्छा महसूस होता है। राज उसकी तरफ एक नज़र देखता है। आग की रोशनी में उसका चेहरा दीपक की तरह जलता हुआ लग रहा था। राज उससे बोला, तुम मुसीबतों को इनविटेशन देती रहती हो क्या? पहले ऑफिस ज्वाइन किया तो मुझसे टकरा कर मुझसे बदतमीजी की, जिसकी सजा मिलती रही उसे भी तुम काम समझकर करती रही। हल्का हंसता है। और अभी गुंडे पीछे लेकर घूम रही हो। रिया, तब भी और अब भी मेरी कोई गलती नहीं थी। पहले भी आप मुझसे टकराए और मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी। मैंने बस सच बोला था, जिसे शायद आपके ईगो को ठेस पहुंची। और ये प्रॉब्लम, इसकी जिम्मेदार भी मैं ही नहीं हूँ। मैंने नहीं बोला था देवेश गौतम को कि मेरे साथ बदतमीजी करो और मैं थप्पड़ मारूं। मैंने बस उसे उसकी गलती की सजा दी। उस गलती का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। राज, उसे थप्पड़ मार कर तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर एक थप्पड़ उसकी गलती के लिए काफी नहीं था। रिया, हाँ। थोड़ी देर में रिया वहीं पेड़ का सहारा लेकर सो जाती है। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है। राज सुनकर उसके पास चला जाता है। रिया नींद में, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब राज उसके सर पर धीरे से हाथ रख देता है और उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। रिया का बड़बड़ाना बंद हो जाता है और उसके डर से सने चेहरे पर मासूमियत छा जाती है। राज ऐसे ही सो जाता है। सुबह रिया उठती है तो राज को अपने पास देखकर थोड़ी चौंक जाती है। फिर वो एक बार उसके चेहरे की तरफ देखती है। रिया, ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही खड़ूस खुराना है जो सब पर अपना रोब झाड़ने में रहता है। राज उठ जाता है तो वहीं रिया को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए देखता है। रिया दूसरी तरफ नजरें कर लेती है। राज, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग अभी भी हमारे पीछे ही होंगे। देवेश कभी भी ये नहीं चाहेगा कि तुम सही सलामत मुंबई पहुंचो, वरना उसकी करतूतें दुनिया के सामने आ जाएंगी। रिया उठकर राज के पीछे पीछे चलने लगती है। रिया बहुत देर तक चलती रहती है। चलते चलते राज रिया से पूछता है, राज, बाय द वे, तुम नींदों में क्या बड़बड़ाती रहती हो? रिया, नहीं तो, मैं कुछ नहीं बड़बड़ाती। राज, ओ, जब मैं रिकॉर्ड करके सुनाता तब यकीन करती। वैसे तुम बोल रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ। कौन चला गया तुम्हें छोड़कर? रिया, कोई नहीं, शायद ऐसे ही बड़बड़ा रही होंगी। राज, इट्स ओके, कुछ बातें पर्सनल होती हैं, किसी से कही नहीं जाती। रिया, हाँ, पर पर्सनल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जिन यादों से केवल गम मिले उन्हें याद न करना ही बेहतर होता है। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाने की वो नाकाम कोशिश कर रही है। राज, वैसे तुम्हारे काम करने के तरीके से लगता नहीं कि तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स पहली बार प्रेजेंट कर रही थी। आई मीन, पहले जब मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट हैंडल करने को दिया तो बिना किसी गाइडेंस के तुम इतना परफेक्ट कैसे कर सकती हो? रिया, आप तो घूम कर वापस उन्हीं पर्सनल बातों में आ गए। थोड़ी देर चुप हो जाती है, फिर बोलने लगती है। रिया, एक्चुअली मैं हमेशा से मुंबई नहीं रहती थी। मुंबई आए मुझे कुछ हफ्ते ही हुए हैं। पहले मेरी भी पूरी फैमिली थी। मेरे पापा अविराज सरना, मेरी मम्मी यामिनी समना सरना और छोटी बहन दीप्ति। मेरे अंकल यूएसए में ही रहते हैं और मेरे पापा को हमेशा से ही इंडिया में रहना पसंद था, इसलिए हम यहीं रहते थे। मेरे पापा से मुझे बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज मिली। मेरी कॉलेज की वैकेशन पर वो अक्सर मुझे अपने ऑफिस लेकर जाती थी। मैं और दीप्ति मेरे मम्मी पापा की जान थी, पर
उसे एक हादसे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे और दीप्ति को घूमने का बहुत शौक था। हर महीने के वीकेंड पर हम टूर प्लान कर लेते थे और पापा हमें हमारी पसंद की जगह लेकर जाते थे। एक बार सबने मिलकर जब टूर प्लान किया तब मैं उनके साथ नहीं जा सकती, पर मैंने पापा को प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम सब साथ में चलेंगे। पर अब वो दिन कभी नहीं आएगा। जब वो वापस लौट रहे थे तब उनका प्लेन क्रैश हो गया और सब मुझे छोड़कर चले गए। कहते कहते रिया की आवाज़ भारी हो गई। फिर वो बोली, हादसे के बाद मैं 2 साल तक मेरे अंकल के पास यूएसए चली गई और फिर मेरे अतीत की यादों को भुलाने के लिए मैं मुंबई आ गई। पर शायद जगह बदल लेने से यादें नहीं बदलती हैं। इतना बोलकर रिया चुप हो गई। ऐसा लग रहा था अब उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाएगा। राज चुपचाप उसे देख रहा था और सोच रहा है, मैं उस इंसान को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जो पहले से ही टूटा हुआ है। राज खुराना को पहली बार अफसोस हो रहा था। उसे पहली बार किसी ने उसकी गलती का एहसास करवाया था। दोनों बहुत देर तक चलते चलते एक सपाट मैदानी जगह पर आ गए। उन्हें थोड़ी दूर पर हाईवे दिखाई दिया। जैसे ही वो दोनों आगे कदम बढ़ाने लगे, पीछे से देवेश की आवाज आई। देवेश, क्या हुआ रिया बेबी? मैं तुम्हें कल से पागलों की तरह जंगल में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ राज खुराना के साथ? क्या बात है? राज और रिया पीछे मुड़कर देखते हैं, देवेश कुछ गुंडों के साथ वहां खड़ा है। दूसरी तरफ जब राज की कोई खबर नहीं मिलती तब सिद्धार्थ पुलिस की मदद से देवेश की लोकेशन ट्रेस करके वहां के लिए निकलते हैं। देवेश, अब आप अपने बिजनेस पर ध्यान दें और रिया को मेरे हवाले कर दें। रिया चुपचाप राज के पीछे खड़ी हो जाती है। राज, अगर मुझे पहले ही तेरी हरकतों का पता चल जाता तो तू आज यहाँ मेरे सामने खड़ा नहीं दिखता। देवेश गुस्से में अपने गुंडों से, इसे मारकर उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। सभी गुंडे एक साथ राज पर झपट पड़ते हैं। थोड़ी देर में ही राज सभी को धूल चटा देता है। इतने में देवेश राज पर बंदूक तान देता है और हंसते हुए बोलता है, आज तुम दोनों में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। इतना बोलकर वो गोली चला देता है। रिया जो थोड़ी दूर खड़ी रहती है, जल्दी से भागकर राज के सामने खड़ी हो जाती है और गोली उसके ऊपर लग जाती है। वो बेजान सी राज की बाहों में गिर जाती है। देवेश जैसे ही दोबारा गोली चलाने के लिए बंदूक उठाने लगता है, उसके हाथ पर गोली लग जाती है और वो हैरानी से देखता है कि सिद्धार्थ पुलिस को लेकर वहां आ जाता है। राज, रिया उठो, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। मैंने साक्षी को वादा किया था कि उसकी बहन को सही सलामत लेकर आऊंगा। राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे रिया की आंखें बंद होने लगती। सिद्धार्थ राज के पास आकर, जल्दी रिया को हॉस्पिटल लेकर चलो। राज राज रिया को उठाकर गाड़ी की तरफ जाने लगता है। वो उसे गाड़ी में लिटा देता है और सिद्धार्थ और राज हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सिद्धार्थ साक्षी को फोन करके सिटी हॉस्पिटल बुला लेता है। देवेश और उसके गुंडों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। राज और सिद्धार्थ रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर अपने स्टाफ से, पेशेंट का काफी खून बह चुका है, जल्दी से इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। फिर डॉक्टर राज से, आप जल्दी से काउंटर पर जाकर पेशेंट की सारी डिटेल्स भर दें। ऑपरेशन जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा वरना पेशेंट की जान भी जा सकती है। राज डॉक्टर से, आपको जो करना है वो कीजिए, जितना स्टाफ चाहिए उतना मंगाइए, बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाइए, पर रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर वो काउंटर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में साक्षी रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो सिद्धार्थ के पास जाकर, रिया कैसी है? सिद्धार्थ साक्षी को संभालता है। राज साक्षी के पास आकर, आई एम सॉरी, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। साक्षी राज से, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर रिया को कुछ हो गया तो मैं पापा को क्या जवाब दूंगी, उन्हें कैसे बताऊं इस बारे में? और वो रोने लग जाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। राज डॉक्टर के सामने, कैसी है रिया? डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर कुछ मेडिसिन और खून की बोतल लाने के लिए राज को बोल देता है। जल्दी से हॉस्पिटल के मेडिकल की तरफ भागता है। साक्षी अपने पापा को फोन करके सब बता देती है और देवराज जल्दी से फ्लाइट बुक करके मुंबई के लिए निकल जाता है। राज चुपचाप बाहर बेंच पर बैठा होता है और अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे। तभी उससे किसी बच्चे की आवाज आती है जो हॉस्पिटल में लगी गणपति की मूर्ति के आगे कुछ प्रे कर रहा होता है। राज उठकर उसके पास जाता है। राज बच्चे से, क्या विश मांग रहे हो? बच्चा, मेरा छोटा भाई आने वाला है, मैं बप्पा से प्रे कर रहा हूँ कि मेरी मम्मा और मेरे भाई का ध्यान रखे। मेरी मम्मा बोलती है कि बप्पा सबकी सुनते हैं।
राज बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है। थोड़ी देर में बच्चा वहां से चला जाता है। फिर राज गणपति की मूर्ति की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर वो अपने बूट एक तरफ खोलकर घुटनों के बल गणपति की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठकर प्रार्थना करने लगता है। राज सिद्धार्थ दूर से उसे देख रहा होता है। सिद्धार्थ खुद से, आज तक मैंने कभी राज को भगवान के आगे झुकते नहीं देखा, पर आज ये मन में विश्वास करके रिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसका विश्वास कभी टूटने मत देना। और वो भी बप्पा से प्रार्थना करता है। कुछ घंटों में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कमर के पास लगी गोली हमने निकाल दी है, पर अभी भी पेशेंट की हालत सीरियस है, इसलिए हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप 3 घंटे बाद उनसे मिल सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। वहाँ एक आदमी प्रवेश करता है। साची भागकर उसके पास जाती है और रोने लग जाती है। पापा। देवराज उसे चुप कराते हैं। रिया कैसी है? सिद्धार्थ अभी ठीक है, उसे कुछ घंटों में होश आ जाएगा। देवराज, शुक्र है भगवान का, मेरी बच्ची ठीक है। साची देवराज को राज और सिद्धार्थ से मिलाती है। देवराज, राज और सिद्धार्थ से आप दोनों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप दोनों की वजह से रिया सही सलामत है। भाई साहब के बाद अब वही उनकी आखिरी निशानी के रूप में है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सभी वहीं आईसीयू के बाहर रिया के होश में आने का वेट करते हैं। तभी एक लेडी वहां आती है। राज उसे देखकर, माँ? माधवी, हाँ मैं। तुझे तो मुझे कुछ बताना ही नहीं आता है। ये तो अच्छा हुआ सिद्धार्थ ने मुझे बताया। फिर राज देवराज को अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाता है। थोड़ी देर में नर्स बाहर आकर पेशेंट को होश आ गया है, आप सब उससे मिल सकते हैं। राज को छोड़कर सभी रिया के पास चले जाते हैं। राज गेट पर लगे छोटे गोलाकार शीशे से रिया को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माधवी ये देख लेती है। माधवी राज से, अपने आंसू तो दुनिया से छुपा सकता है पर अपनी माँ से नहीं। पर तेरे बिन आंसुओं से मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुशी है कि पहली बार मेरे बेटे की आंखों में किसी के लिए आंसू हैं। राज, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। माधवी, मुझे पता है तू एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्यार ऐसा एहसास है जिसका खुद को पता नहीं चलता है, पर सामने वाले देखकर बता सकते हैं। राज चुपचाप माधुरी की बात सुनता है। 2 दिन तक राज हॉस्पिटल रुकता है, जब तक रिया को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। उसके बाद देवराज रिया को लेकर जाते हैं और राज घर जाता है। रात को राज सोने के लिए लेटता है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं आती है। शायद ये किसी को देखना चाहे। कुछ सोचकर राज गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। दूसरी तरफ साची रिया को दूध का गिलास लेकर चली जाती है। राज गाड़ी देवराज के बंगले के बाहर रोक देता है और रिया को फ़ोन लगाता है। रिया फ़ोन उठाती है। राज बिना कुछ सुने बोलता है, राज अपने रूम के बाहर की बालकनी में आओ। रिया, पर क्यों? राज, जितना बोला है उतना करो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। रिया, पता नहीं मेरे घर को भी अपना ऑफिस समझ रखा है, खड़ूस खुराना। राज, थोड़ा धीरे बड़बड़ाया करो, मुझे सुनाई दे रहा है। रिया चुपचाप बालकनी में आ जाती है। वो राज को घर के बाहर देखकर चौंक जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, मैं नीचे जा रही हूँ। राज, रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। फ़ोन काट देता है। रिया, पता नहीं नींद में गाड़ी चलाने की बीमारी होगी खड़ूस खुराना को। फिर वो सोने चली जाती है। अगले दिन देवराज घर आता है। देवराज उसे देखकर, आइए मिस्टर खुराना, अच्छा हुआ आप आ गए, हॉस्पिटल में ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई थी। राज, जी मिस्टर सन्ना। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर राज पूछता है, अब रिया कैसी है? देवराज, आप खुद ही मिल लीजिए, वो अपने रूम में ही है। राज चला जाता है। देवराज उसे देखकर मुस्कुराता है। राज रूम का गेट नॉक करता है। रिया समझती है कि साक्षी होगी और बोलती है, आजा। राज रूम में चला जाता है। रिया उसे देखकर, आप यहाँ? राज, क्यों, क्या हुआ? तुम नहीं आ सकती तो मैं आ गया। रिया, क्यों आए यहाँ पर? राज, ऐसे ही तुम्हें देखने। फिर वो एक नज़र रिया पर डालता है। रिया ने वाइट कलर का नाइट सूट पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ पल राज उसे देखता रहता है, फिर वो वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ राज के पास आकर, भाई साची से मस्त न्यूज़ मिली है। राज, क्या, बता। सिद्धार्थ, ऐसे नहीं, पहले प्रॉमिस कर कि मैं जो मांगूंगा वो देगा। राज, बोल क्या चाहिए। सिद्धार्थ,
अब मेरे मॉम डैड मुझसे ज़्यादा तेरी बात मानते हैं, तो साक्षी और मेरे रिश्ते की बात करना यार। राज, चल ठीक है, अब बता क्या न्यू है। सिद्धार्थ, कल रिया का बर्थडे है। राज, ये भी कोई न्यूज़ है। और वहाँ से जाने लगता है, पर उसकी मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही थी। सिद्धार्थ ये देखकर मुस्कुरा देता है। अगले दिन राज रिया को कॉल करता है। रिया, हेलो। राज बिना सुने, आज रात 11 बजे चुपचाप बिना बोले मेरे बताए एड्रेस पर आ जाना। और हाँ, तुम्हारे घर पर कोई पार्सल भेजा है, उसे ले लो। और फ़ोन काट देता है। रिया को थोड़ा गुस्सा आता है। रिया जल्दी से मेन गेट पर जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा होता है। उसे लेकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सुंदर ब्लैक कलर का गाउन रखा होता है। फिर राज का मैसेज आता है, आज शाम इसे पहन कर आना 11 बजे। रिया राज के बताए एड्रेस पर जाती है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। फिर वो एक जगह खड़ी हो जाती है। तभी अचानक से बहुत सारी लाइटें जलती हैं। वो जगह बहुत सुंदर सजी हुई होती है। तभी उसके सामने राज एक ब्लैक सूट में आता है। वो रिया का हाथ पकड़कर उसे फूलों से बने एक हार्ट पर ले जाता है और वहाँ घुटनों के बल बैठकर उसे बोलता है, राज, लगता है तुम बचपन से बहुत जिद्दी थी, फिर तभी तुमने राज खुराना को प्यार करने पर मजबूर कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया। रिया कुछ बोलती उससे पहले पीछे से तालियों की आवाज़ आती है। रिया के अंकल, साक्षी, सिद्धार्थ और राज की माँ सब वहाँ खड़े थे। उन सबको देखकर राज भी चौंक जाता है। राज, आप सभी? सिद्धार्थ, ये सब मेरी करामात है ब्रो। अब मेरा भाई जिंदगी में पहली बार किसी को प्रपोज कर रहा होता है और मैं ना देखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देवराज, हमारी बच्ची की जिंदगी सबसे खूबसूरत दिन है, हम क्यों नहीं होंगे? रिया मुस्कुरा देती है। साची, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, आखिर सिद्धार्थ ने मुझे कभी इस तरह से प्रपोज नहीं किया। राज, तो मैं कर देता हूँ, और हंसने लग जाता है। राज फिर रिया के जवाब का इंतजार करता है। रिया सबको एक साथ देखकर शर्मा जाती है। फिर राज के गले लग जाती है। सभी मिलकर एक साथ रिया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इतनी सारी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में एक साथ देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राज के पास आकर खड़ी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो सालों से रूठे हुए दो दिल मिले हुए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।